नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर टेट या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर साइंस विषय का लगातार हैंड रिटन नोट्स के रूप में हम सारी चीजें आपको कंप्लीट करा रहे हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो अब स्टार्ट होगा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। आपको कोर्स के अंतर्गत भी सिलेबस में भी दिखा देते हैं। तो ये आपका साइंस का टोटल सिलेबस है जिसमें हम ये सारी चीजें कर चुके हैं और यहाँ तक हम कर चुके हैं। इससे पहले के कोई वीडियो नहीं देखे हो तो आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट में और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब हमारा आज का टॉपिक है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके हैंड रिटन नोट्स हम आपको यहाँ पर कंप्लीट कवर कराएंगे और फिर एक चैप्टर और पदार्थ की अवस्थाएं रह जाएगा। उसके बाद ही हमारा कोर्स समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। एक चीज और, यहाँ पर जिन्होंने पीईटी पेट का एग्जाम को लेकर के आवेदन करना है, क्या पेट के लेकर के भी हम क्लासेस कराएं, वो भी कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि लगातार इंस्टाग्राम वगैरह पर मैसेज देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण क्या है। तो क्या हम कहेंगे कि हमारे चारों ओर जो सब कुछ है तथा जिसका हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, वो सबका पर्यावरण के अंतर्गत आता है। जब बात करते हैं हम पर्यावरण के घटक को लेकर के, तो आपका वायु है, जल है, मिट्टी है, पौधे हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, ये सब आपके पर्यावरण के घटक हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट अगर बनते हैं ना तो ऐसे ही बन जाता है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण के घटक नहीं है। तो ये तो बेसिक है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये तरीका जो है वो होता है। पर्यावरण के जो दो घटक होते हैं, क्वेश्चन इनसे बनता है, और वो सबसे पहला घटक है पर्यावरण के घटक में जैविक घटक, जिसको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा होता है अजैविक घटक, जिसको कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो क्या होते हैं जैविक घटक? पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी सजीव जीव जैविक घटक कहलाते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, जितने भी आपके कौन से जो सजीव होते हैं। इसमें उत्पादक आते हैं, प्रोड्यूसर्स, उपभोक्ता आते हैं, कंज्यूमर्स, और अपघटक आते हैं, डीकम्पोजर। और ये जो अजैविक है, इससे पहले इसको भी समझ लीजिए, अजैविक क्या कहेंगे? वे निर्जीव तत्व। यहाँ पर क्या आते हैं? निर्जीव। यहाँ पर क्या आ रहे थे? सजीव। बस मेन बेसिक डिफरेंस समझ में आपको आना चाहिए। तो निर्जीव तत्व जो जीवों को जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करते हैं, उसे हम कहते हैं अजैविक घटक। अब बात करते हैं, पहले हम जैविक को फिर अजैविक को कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैविक घटक में तीन टाइप देखने को मिलते हैं, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता और एक अपघटक। उत्पादक क्या होते हैं? वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पौधे जिसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता ये क्या करते हैं? अन्य जीव पौधे को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, हिरण, शेर, मनुष्य, पक्षी वगैरह। और वहीं अगर बात करते हैं अपघटक को लेकर के, तो ये मृत जीवों और जैविक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलते हैं। इसमें आपके बैक्टीरिया है, फफूंद है, केचुआ है, ये सब आ जाएंगे। तो बेसिक सा है, उत्पादक में हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता जो कि उपभोग करते हैं, इसमें ये सभी आ जाएंगे, और अपघटक में ये सभी आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम हमारा अजैविक घटक, जिसको हम कहेंगे एबायोटिक। तो इसके ये तो टाइप में बता दिया मैंने कि डेफिनेशन के तौर पर कि निर्जीव आते हैं तत्व। एग्जाम्पल क्या है? जैसे प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, खनिज लवण है, और पीएच वैल्यू जो आप देखते हैं ना पीएच स्केल पर, वो भी आपका, ये सभी अजैविक घटक में आते हैं। क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं इन्हीं के एग्जाम्पल से, कि आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से पर्यावरण का कौन सा जैविक घटक है या अजैविक घटक नहीं है। इस तरीके के जो है ये बनते हैं। फिर बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र, जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो किसी भी निश्चित क्षेत्र में जैविक यानी सजीव एवं अजैविक यानी निर्जीव, इन घटकों के बीच जो परस्पर क्रियाएं होती हैं, उनका तंत्र ही कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र। तो इनके बीच होने वाली क्रियाओं को हम पारिस्थितिक तंत्र जो है वो नाम देते हैं। अब जैविक घटक हमने अभी पढ़ा बायोटिक, अजैविक घटक पढ़ा हमने एबायोटिक। इनके बीच का क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। वही चीज को लेकर के यहाँ पर जिक्र किया गया है कि इनकी परस्पर क्रियाओं का जो तंत्र है वो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो कहलाता है। फिर बात करते हैं ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो सूर्य से जो भी प्राप्त ऊर्जा होती है ना, इसका प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशा में होता है, और ये ऊर्जा भोजन के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव तक जाती है। तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, क्या होता है? फूड चेन। तो जीवों के बीच भोजन की एक सीधी क्रमबद्ध जो स्थानांतरण है, उसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखला देखने को मिल रही है। अब जैसे अगर देखेंगे इसमें आप, तो सबसे यहाँ पर नीचे आपको सूर्य देखने को मिल रहा है, सूर्य से ऊपर घास, क्योंकि जो घास है उत्पादक है, ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के थ्रू बना रहा है।
फिर घास जो है इसका अगला क्या रहा है, टिड्डा, तो टिड्डा खाता है घास, यानी ये इस पर डिपेंडेंट है। ये टिड्डा किस में आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में। फिर आप देख रहे हैं मेढक, मेढक किसको खाता है, टिड्डा को खाता है, तो ये मेढक किस में आ जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, यानी सांप खाता है मेढक को, तो ये आ जाएगा सांप आपका तृतीयक उपभोक्ता। और सांप को कौन खाता है, तो बाज, तो बाज आपका चतुर्थ उपभोक्ता में आ जाएगा। तो ये आप जो एक चेन देख रहे हैं यही हमारी होती है खाद्य श्रृंखला। जब मल्टीपल खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तब वो बना देती है खाद्य जाल। तो दोनों में अंतर है। फूड चेन हम पढ़ रहे हैं, फूड चेन में इस तरीके से सिंगल संरचना आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं हम हमारा खाद्य श्रृंखला के बाद दूसरा लिंडमैन का 10% ऊर्जा का नियम, ऊर्जा का प्रवाह का नियम। ये क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का केवल लगभग 10% भाग होता है जो आपका अगले पोषण स्तर पर स्थानांतरित होता है, और जो शेष ऊर्जा होती है वो आपकी उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर पहला पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर इस तरीके से थे आपके, अगर हम इसमें बात करें तो आपका इसमें सबसे पहले उत्पादक होते हैं, और उसके बाद आपके द्वितीय, ये प्रथम पोषण स्तर जो होते हैं उत्पादक होते हैं, द्वितीय पोषण स्तर प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, तृतीय पोषण द्वितीय उपभोक्ता, चतुर्थ पोषण तृतीय उपभोक्ता, इस तरीके से होंगे। तो जब एक से दूसरे की हम बात करते हैं तो 10% ऊर्जा का ट्रांसफर जो होता है उसको एक चार्ट के जरिए देखिए। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहली वाली जो ऊर्जा का स्रोत था, जैसे प्रथम पोषण स्तर उत्पादक, तो वहां पर आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 जूल है। अब इसका 10% निकालेंगे तो 1,000 निकलेगा, 1,000 जूल आपका ऊर्जा का ट्रांसफर अगले वाले पोषण स्तर में हुआ। फिर इसी प्रकार 10% अगला 100 जूल बचा, और इसका 10% 10 जूल बचा। तो ये जो नियम है ये दिया गया था लिंडमैन के द्वारा, इसीलिए इसे लिंडमैन का 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम के नाम से जानते हैं। फिर आपका बात करते हैं हम हमारा खाद्य जाल को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फूड चेन आपकी सिंगल चेन होती है, फूड वेब जो होता है खाद्य जाल, ये अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल होता है, इसीलिए इसे खाद्य जाल कहते हैं। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जब जुड़ करके जटिल जाल बनाती हैं तो इसे हम खाद्य जाल कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे तो मल्टीपल आपको खाद्य श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी। जैसे आप इधर से देखिए तो घास को जो खाता है टिड्डा खाता है, टिड्डा को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, ऐसे घास मेढक, मेढक बाज, ऐसे ही घास चूहा, चूहा मेढक। तो ये मल्टीपल जो आप एरो देख रहे हैं ना, ये खाद्य जाल होता है। और खाद्य जाल में इस तरीके से यहाँ पर जैसे घास को टिड्डा, टिड्डा मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज, घास को चूहा, सांप, बाज, घास गौरैया, बाज, टिड्डा गौरैया। तो ये आपका मल्टीपल जाल जो देखने को मिलता है इसी को हम कहते हैं खाद्य जाल। तो ये जो सभी खाद्य श्रृंखलाएं आपने देखी यही मिल करके हमारा खाद्य जाल जो है वो बनाती है। ये तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम हमारा अगला पारिस्थितिक पिरामिड, जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो जो पोषण स्तर होते हैं ये आप देख रहे हैं ना, ये जो चित्र बना हुआ है पिरामिड, ये पिरामिड का शेप है। अब इसमें उल्टा सीधा दोनों टाइप से होता है। तो ये जो पोषण स्तर में संख्या हो गया, या फिर जैव भार हो गया, या फिर ऊर्जा की मात्रा हो गया, इसके आधार पर पिरामिड के रूप में हम इसे दर्शाते हैं। जैसे सबसे नीचे आप देख रहे हैं सबसे बड़ा वाला यहाँ पर पिरामिड का भाग है, तो ये पहला पोषण स्तर है जो कि आपका उत्पादक को दर्शा रहा है, जो कि आपको यहाँ पर घास आपको देखने को मिल रहा है। द्वितीय पोषण स्तर प्राथमिक उपभोक्ता में देखेंगे तो जो पहले में यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा घास या पौधे आ जाएगा, और इनकी संख्या जो होगी वो सबसे अधिक होगी। ये आपको पूरा चित्र एक साथ देखना चाहिए ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो प्रथम पोषण स्तर है उत्पादक, इनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हमने बताया कि हम संख्या के आधार पर भी बनाते हैं, जैव भार के आधार पर भी बनाते हैं, ऊर्जा की मात्रा के आधार पर भी बनाते हैं। तो यहाँ पर इनकी संख्या सबसे अधिक होगी, अधिकतम ऊर्जा होगी, तो आपका प्रथम पोषण स्तर उत्पादक जो है ये आ जाएंगे घास या पौधे। फिर इसके बाद दूसरे पर जाएंगे द्वितीय पोषण स्तर प्राथमिक उपभोक्ता में, इसमें क्या आ जाएगा, चूहा आ सकता है, टिड्डा आ सकता है, इसमें अधिक संख्या होगी, अधिक ऊर्जा होगी। फिर आएगा तृतीय पोषण स्तर जिसमें आपका सांप आ सकता है, मेढक आ सकता है, तो ये द्वितीय उपभोक्ता में आएंगे और इसमें मेढक, सांप आदि आएंगे, कम संख्या कम ऊर्जा। और चौथा पोषण स्तर तृतीय उपभोक्ता में आप देखेंगे तो सांप है, बाज है आपका आएगा। सांप आपका इसमें अगर थर्ड के आधार पर देखेंगे तो सांप ऊपर भी आ सकता है, वैसे तो मेन बाज आपको देखने को मिलता है। तो डिपेंड करता है कौन सी खाद्य श्रृंखला बन रही है, जिनकी संख्या बहुत कम या बहुत कम ऊर्जा होती है। तो संख्या के आधार पर आप इस तरीके से जो दर्शाते हैं ये आपका
नीचे वाला भाग अगर हम इस त्रिभुज में देखेंगे तो इसका एरिया सबसे ज्यादा है, इसलिए इस सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी घास या पौधे की होती है, इसीलिए इसको दर्शाने के लिए हमने सबसे बड़ी वैल्यू वैल्यू रखी है। तो इस आधार पर हम पिरामिड के थ्रू दर्शाते हैं। अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन को लेकर के, जिसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन इन इकोसिस्टम। तो मृत जीव और जैविक अवशेषों को सड़े गले पदार्थों में बदल करके पुनः पोषक तत्व को मिट्टी में लौटाने की क्रिया को कहते हैं अपघटन। अपघटक कौन कौन से काम कौन करता है? तो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, तो बैक्टीरिया या फंगी जो है ये काम करते हैं। मृत पत्तियां या पशु पक्षियों के जो अवशेष हो गए, ये जो जीवाणु या कवक होते हैं ना, ये क्या करते हैं? जो मृत पत्तियां हैं या पशु पक्षियों के जो अवशेष होते हैं, ये बैक्टीरिया व कवक द्वारा अपघटन करते हैं और उसके बाद सरल आकार्बनिक पदार्थ मिट्टी में जो है वो मिल जाते हैं। तो ये जो चैन देख रहे हैं ना, ये इस क्रम में जो है ये चलती है। आपने देखा भी होगा, जैसे एक एग्जाम्पल केचुआ का ले लीजिए, वो तो अपघटन का काम नहीं करता है, पर वो भी तो यही करता है कि जो मिट्टी होती है उसको भुरभुरी बनाता है, फिर वही मिट्टी जो होती है एज अ खाद के रूप में यूज करते हैं। वैसे ही सड़े गले पदार्थों का अपघटन करके जो पदार्थ होते हैं उनको यहाँ पर बदल दिया जाता है, सरल अकार्बनिक पदार्थ मिट्टी में जो है वो मिल जाते हैं। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं पुनः पौधों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और चक्र फिर से जो है आपका ये शुरू हो जाता है। तो ये कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन। फिर बात करते हैं हम अनुकूलन को लेकर के, क्या होता है अडेप्शन। तो जीवों के द्वारा पर्यावरण में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो किया जाने वाला स्थायी परिवर्तन होता है, इसको कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन दो टाइप के होते हैं, एक संरचनात्मक अनुकूलन होता है, एक क्रियात्मक होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। दोनों को समझिए। संरचनात्मक अनुकूलन क्या होता है? शरीर की रचना में होने वाला परिवर्तन, क्योंकि डेफिनेशन ये कह रहा है ना कि पर्यावरण में आप अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे। अगर मान लीजिए कोई चीज आपको कंफर्टेबल दे रही है और उसी के थ्रू आपकी आगे जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ रही है, अगर आप समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे जिराफ है, तो आपको देखा होगा उसकी जो लंबी गर्दन है उसको लेकर के तर्क यही दिया जाता है कि ऊंचाइयों पर पत्तियां होती थी, उसको खाता था, धीरे धीरे उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है लंबी गर्दन होती चली गई। तो क्या किया उन्होंने? अपना अनुकूलन के लिए अपने शरीर में परिवर्तन किया। वही चीज है जैसे शरीर की संरचना में होने वाले परिवर्तन में ऊंट के जो पैर होते हैं, आपने देखा है वो गद्दीदार होते हैं, तलवे जो होते हैं उनका चौड़ा होना इसलिए होता है क्योंकि रेत पर वो चल सके। और इसी प्रकार कैक्टस में कांटों में बदल जाना जल की जो बचत होती है इससे, क्योंकि आपको पता है कि जो इनकी पत्तियां होती हैं, जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। कांटे नुमा अगर होगा तो राजस्थानी या रेगिस्तानी इलाकों में वाष्पोत्सर्जन से बचा जा सकेगा, जिससे कम पानी में भी ये आसानी से सरवाइव जो है वो कर पाएंगे। तो ये आपके एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे संरचनात्मक अनुकूलन को लेकर। फिर बात करते हैं क्रियात्मक अनुकूलन। तो शरीर की कार्यप्रणाली में होने वाले परिवर्तन, जैसे मरुस्थलीय जीवों का कम पसीना आना, इससे जल की बचत होती है। ध्रुवीय जीवों में मोटे चर्बी की परत, जैसे आपका यहाँ पर रेंडियर वगैरह होते हैं, तो ये आपके ठंड से सुरक्षा में हेल्प जो है वो करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम अनुकूलन के दो टाइप देखते हैं। फिर बात करते हैं अगला, ये हमारा 7 नंबर पॉइंट था अनुकूलन। अब है जैव भू रासायनिक चक्र, जिसे हम कहते हैं बायो केमिकल साइकिल्स। तो वे चक्र जिनमें पोषक तत्वों का पर्यावरण में पुनः उपयोग आपका होता रहता है, उसे कहते हैं हम जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले चक्र का नाम है आपका जल चक्र, वाटर साइकिल। तो इसमें मुख्य रूप तत्व क्या होता है? जल होगा। इसमें क्या होता है? जैसे वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, फिर वर्षा होती है, बहाव होता है, पुनः वाष्पीकरण हो जाता है। वही आप देखते हैं ना कि जो कहीं पे पानी भरा है, धूप की रोशनी पड़ती है, फिर वो वाष्पीकरण होता है, यानी क्या होता है, वो जो आपके द्रव है वो गैस में बदलता है, वो वापस से बादल में जाता है, फिर वो वाष्प ठंडी होकर के वापस से आ जाती है नीचे बारिश के रूप में। तो जल चक्र इस तरीके से चलता है। इसी प्रकार कार्बन चक्र की बात करते हैं तो CO2 का वायुमंडल, जीवों और महासागरों के बीच जो आदान प्रदान होता है, इससे कार्बन चक्र आपका चलता है। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन मुख्य तत्व है तो वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रीकरण, अपघटन तथा पुनः वायुमंडल में वापसी हो जाती है। वहीं इसी प्रकार फास्फोरस चक्र की बात करें तो चट्टानों से फास्फेट का मिट्टी, जल और जीवों के बीच जो चक्रण होता है वो आपका फास्फोरस चक्र में आएगा। अब बात करते हैं हम हमारा प्राकृतिक संसाधन को लेकर, जिनसे क्वेश्चन नवीकरणीय अनवीकरणीय से काफी पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वे संसाधन
जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, प्राकृतिक संसाधन है। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। इसको कहते हैं रिन्यूएबल, जो आपके रिसोर्सेस हैं ये नॉन रिन्यूएबल। तो नवीकरणीय वे होते हैं कि वे संसाधन जो प्राकृतिक जो प्रक्रिया उनके द्वारा बार बार एक कम समय में पुनः उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, कभी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं नवीकरणीय की कि कभी ना समाप्त होने वाले, जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है, जल है, वन है, मृदा है, जंतु है, पादप है, तो ये आपके आ जाएंगे नवीकरणीय में। अनवीकरणीय स्रोत हैं वो जो कि सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, बनने में बहुत अधिक समय लेते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, खनिज है, धातुएं हैं, तो ये आपके अनवीकरणीय संसाधन में जो है वो आ जाएंगे। अब प्राकृतिक संसाधनों की अगर बात करते हैं तो संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसलिए कहेंगे क्योंकि ये आपके एक लिमिटेड मात्रा में होते हैं, संसाधन सीमित हैं, असीमित उपयोग से समाप्त हो सकते हैं, पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि इनका संरक्षण आवश्यक है। अब हम बात करते हैं प्रमुख शब्द और उनकी अवधारणा और किसके द्वारा जो है ये दिया गया था। सबसे पहला हमारा है पारिस्थितिकी, जिसे हम कहते हैं इकोलॉजी, और ये किसने प्रतिपादित किया था, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में दिया था और पारिस्थितिकी को लेकर के पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था। ये ग्रीक शब्द जो ओकॉस है, जिसको कहते हैं घर, प्लस लोगोस अध्ययन, इससे जो है ये बना हुआ है। अर्नेस्ट हैकल का नाम देखने को मिलता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी को लेकर के। फिर बात करते हैं अगर हम पारितंत्र को लेकर, इकोसिस्टम को लेकर के, तो A.G. टांसले का नाम देखने को मिलता है, 1935 का समय है। इकोसिस्टम शब्द इनके द्वारा दिया गया था और पारितंत्र की संकल्पना जो है उसको एकीकृत रूप से इन्होंने प्रस्तुत जो है वो किया था। तो इकोसिस्टम की बात करते हैं, पारितंत्र की बात करते हैं तो टांसले का नाम देखने को मिलता है, और पारिस्थितिकी में अर्नेस्ट हैकल, क्योंकि यही दोनों नाम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जीवमंडल की बात करें तो एडवर्ड स्विस जो है, ये आपने इंग्लिश टर्म देखिएगा तो ये 1875। बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग पहली बार इन्होंने किया था, पृथ्वी पर जीवन के कुल क्षेत्र को जीवमंडल जो है वो कहते हैं। बायोमास की बात करते हैं तो E.P. ओडम का नाम देखने को मिलता है 1953, और पारितंत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित कुल जैविक पदार्थ, जीवित द्रव्यमान को बायोमास कहते हैं। वहीं अगर पारिस्थितिक निवास स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर इकोलॉजिकल नीसी करके जो लिखा है, तो ये जो शब्द दिया था ना, इसका प्रयोग जोसेफ ग्रिनेल ने 1917 में जो है वो दिया था। बाकी पारिस्थितिक निवास स्थान को चार्ल्स एल्टन ने दिया था 1927 में। ये किसी भी जीव का पारिस्थितिक तंत्र में कार्य और स्थान को दर्शाता है, पर अगर शब्द पूछ लिया जाए किसने दिया था तो आप कहेंगे जोसेफ ग्रिनेल ने दिया था। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन चार्ल्स एल्टन ने ही दिया था। देखिए, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड, सब जगह चार्ल्स एल्टन है। और खाद्य श्रृंखला का समय 1927, खाद्य जाल का भी, पारिस्थितिक पिरामिड का भी। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा और पोषक तत्वों के लिए एक जीव से दूसरे जीव तक स्थानांतरण की रैखिक श्रृंखला। खाद्य जाल एक ही पारितंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखला। और पारिस्थितिक पिरामिड संख्या, जैव भार और ऊर्जा के पिरामिड की संकल्पना के आधार पर दिया गया। 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था 1942। ऊर्जा का केवल 10% भाग ही अगले पोषण स्तर पर स्थानांतरित होता है। फिर ऊर्जा का पिरामिड की अगर बात करते हैं, ये पारिस्थितिक पिरामिड है, ये ऊर्जा पिरामिड है। तो ऊर्जा पिरामिड ओडम ने दिया था, हार्वर्ड टी ओडम 1956। ऊर्जा पिरामिड सदा सीधा होता है, ये चीज बताई थी। पहला पारितंत्र मॉडल यूजीन पी ओडम ने दिया था 1953। प्रयोगशाला एक्वेरियम मॉडल, माइक्रोस मॉडल, इसका निर्माण जो है किया था इन्होंने पारितंत्र अध्ययन में मील का पत्थर। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बात करें तो वुडलैंड आयोग थे 1987। ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे परंतु भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखे, उससे समझौता ना करे, तो ये हमारा सतत विकास के अंतर्गत जो है वो आएगा। तो ये जो चार्ट आपने देखा, इनको जरूर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम जल संसाधन को लेकर के। तो सबसे पहले पृथ्वी की सतह का कितने परसेंट लगभग भाग जल है, तो 71%। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% खारा जल है, समुद्रों में देखने को मिलता है। केवल लगभग 3% मीठा जल है, या पीने योग्य भी आप कह सकते हैं। मीठे जल का लगभग 68.7% भाग हिमनदों और ध्रुवीय बर्फ के रूप में पाया जाता है। तो पीने योग्य नहीं होगा फिर 3%, क्योंकि ये तो इस तरीके से भी डिवाइड है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो मीठे जल का लगभग 68.7% भाग हिमनदों में और ध्रुवीय बर्फ के रूप में पाया जाता है। मीठे जल का लगभग 30.1% भाग भूजल के रूप में, और केवल लगभग 1.2% भाग है
जो कि झीलों, नदियों, आर्द्र भूमि तथा वायुमंडल में उपलब्ध है। तो कितना सोचिए कम पानी जो है आपको देखने को मिलता है। जल चक्र की बात करते हैं, वाटर साइकिल की बात करते हैं, तो वो अभी मैंने आपको बताया भी था चित्र के माध्यम से, क्या आपको डायरेक्ट बताया था। तो यहाँ पर चित्र जो आप देख रहे हैं, जैसे कहीं पानी का संग्रहण भरा होता है तो यहाँ से आपका ये वाष्पीकरण होता है, इवापोरेशन होता है, और फिर आपका संघनन होता है, कंडेंसन होता है, फिर आपका वर्षा के रूप में वर्षण होता है, और उसके बाद पहाड़ों पर होकर के जो वर्षा है वो आपका वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, फिर सतही प्रवाह होता है, सरफेस रन ऑफ होता है, और लास्ट में अंतःश्रवण या भूमिगत जल आपको देखने को इस तरीके से मिलता है। नॉर्मल प्रक्रिया है, मतलब पानी गया भाप बन के वापस से बारिश हुई, और उसके बाद पहाड़ों वगैरह से होते हुए आपका जमीन में अगर जो सोख लेगा तो उससे भी आपका ग्राउंड वाटर जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं वर्षा जल के संचयन को लेकर के। वर्षा जल संचयन की बात करते हैं तो आप कहेंगे छतों में आप इस तरीके से, जो ढालूदार छतें होती ना, इसमें आप इस तरीके से पाइप के थ्रू संचयन कर सकते हैं, जिसमें छत है, डाउन पाइप है, फिल्टर इकाई एक लगी है, भंडारण टैंक लगा है, रिचार्ज पिट वगैरह। उद्देश्य इसका ये होता है वर्षा जल का संचरण कर संरक्षण करना, भूजल स्तर को बढ़ाना, जल की उपलब्धता को सक्षम बनाना, जल संकट को कम करना। ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में बच्चों को समझाने के लिए दी गई, इसीलिए हमने इसमें शामिल जो है वो किए हैं। बाकी ये बेसिक चीज़ें तो आप जानते ही हैं। जल संरक्षण के उपाय क्या हैं, जैसे वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, नदियों, तालाब, झीलों का संरक्षण करना, पुनर्भरण करना, टपक सिंचाई जो होती है वो, और फव्वारा सिंचाई इसको अपनाना, लीकेज रोकना, पाइपों की मरम्मत कराना करना, कम पानी वाली फसलों का चयन करना, घरेलू अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना, जल का विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग करना, वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण करना, भूजल पुनर्भरण में सहायक होना। तो ये सब हैं जल संरक्षण के कुछ उपाय। अब बात करते हैं ड्रिप सिंचाई और फव्वारा सिंचाई में अंतर, जो कि आपने अभी देखा। ड्रिप सिंचाई और फव्वारा सिंचाई में, जो ड्रिप सिंचाई होती है इसमें पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास गिराया जाता है, और फव्वारा में पानी पाइप के द्वारा दबाव में छिड़काव के रूप में दिया जाता है। इसमें पानी की अधिक बचत होती है 30 से 70%, इसमें पानी की तुलनात्मक कम बचत होती है 20 से 40%। ड्रिप सिंचाई में फल, सब्जियां, बागवानी, फसलें, गन्ना आदि होती हैं, इसमें गेहूं, चना, ज्वार, मक्का, घास आदि होती है। लागत की बात करें तो प्रारंभिक लागत अधिक होती है परंतु रखरखाव कम होता है, इसमें प्रारंभिक लागत कम होती है परंतु रखरखाव अधिक होता है। वाष्पीकरण ड्रिप सिंचाई में बहुत कम होता है, और इसमें आपको फव्वारा वाले में अधिक देखने को मिलता है। जल का उपयोग इसमें लक्षित क्षेत्र जहाँ है जड़ के आसपास वहीं पर केवल होता है, जिसमें वृहद क्षेत्र में समान रूप से होता है। दो तरीके होते हैं ना, एक तो पानी बूंद बूंद कर जड़ों में जा रहा है ड्रिप सिंचाई में, और एक होता है अपने खेत में भर दिया, तो वो आपका इसमें सीधे सीधे आ जाएगा। फिर जल संकट के कारण क्या होते हैं, जैसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हो गया, भूजल का आप बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, और वर्षा की अनियमितता तथा अल्प वर्षा हो गया, वनों की कटाई है, जल निकास क्षेत्रों का अतिक्रमण है, बल जल का अपव्यय और अनुचित उपयोग है, औद्योगिक घरेलू अपशिष्ट से जल प्रदूषण है, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का अभाव है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। अब बात करते हैं हम हमारा वनों के महत्व को लेकर के। और वनों का क्या महत्व है, तो वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, जल चक्र को बनाए रखने में हेल्प करते हैं, वर्षा में वृद्धि करते हैं, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का निर्माण करते हैं, लकड़ी, ईंधन, रेशा, गोंद, रबड़, औषधि, फल आदि जितने भी उत्पाद होते हैं बहुमूल्य वो मिलते हैं, जलवायु को संतुलित रखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं। वहीं वनों की कटाई की अगर बात करते हैं तो क्या कारण होते हैं, तो कृषि भूमि के विस्तार के लिए है, लकड़ियों की बढ़ती मांग है, ईंधन और चारा प्राप्त करने के लिए, खनन उद्योग और बांध निर्माण है, जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण है, अवैध कटान और अतिक्रमण है। वो दुष्परिणाम क्या है वनों की कटाई के, तो मृदा अपरदन और बाढ़ की संभावना है, वर्षा में कमी और सूखा पड़ना है, जैव विविधता का ह्रास है, वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाता है, जलवायु परिवर्तन और तापमान में वृद्धि है इसके दुष्परिणाम में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। फिर बात करते हैं हम हमारा वनीकरण को लेकर के, जिसको हम कहेंगे कि पूर्व में वन रहित क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाना ही वनीकरण कहलाता है। वन क्षेत्र में वृद्धि करना मेन ये टारगेट होता है, इसमें मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण में हेल्प मिलती है। फिर एक होता है सामाजिक वानिकी, ये क्या होता है, तो स्थानीय समुदाय की भागीदारी से पेड़ों की कटाई का नियंत्रण किया जाए, पौधारोपण किया जाए, वन संरक्षण करना, यही आता है सामाजिक वानिकी में। उद्देश्य इसका होता है लोक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वनों की रक्षा करना। फिर आपका आता है चिपको आंदोलन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है काफी। तो चिपको आंदोलन की बात करें तो 1973 में आपका उत्तराखंड के तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश पड़ता है, पहले अब तो विभाजन हो गया तो उत्तराखंड अलग हो गया, नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था, चंडी प्रसाद भट्ट ने। उद्देश्य था वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी उसका विरोध और वन संरक्षण।
इसमें एक नारा भी दिया गया था। नारा क्या था कि क्या है जंगल के उपकार, मृदा जल और बयार। ये जो आप देख रहे हैं नारा, ये आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस आंदोलन में देखने को मिली थी। चिपको आंदोलन में यही था कि पेड़ कटने से बचाने के रोकने के लिए जो महिलाएं हैं, वहाँ के लोग हैं, वो क्या करते थे, पेड़ों से चिपक करके खड़े हो जाते थे कि भैया अगर तुमको पेड़ काटना है तो पहले हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। वो वाला डायलॉग सुना होगा आपने, तो वही आपका यहाँ पर देखने को मिलता था। तो चिपको आंदोलन, नाम, समय, मतलब आपका सन, ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब बात करते हैं वन संरक्षण के कुछ उपायों को लेकर के। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लाइक से और शेयर से। अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा और लोगों तक। तो वन संरक्षण के उपाय की बात करते हैं, तो नियंत्रित कटाई, आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक विधि से पेड़ों की कटाई, मतलब जितनी जरूरत है उतनी ही आप करें। इसीलिए यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, नियंत्रित कटाई। इसी प्रकार पुनर्वनीकरण, यानी कटे हुए जो क्षेत्र हैं उसमें दोबारा से आप पेड़ पौधे लगाएं। वन्य जीव संरक्षण, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना हो। वैकल्पिक उपयोग करें, ईंधन के वैकल्पिक साधन, बायोगैस, सौर ऊर्जा आदि का यूज करें। इसी प्रकार जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है, जन जागरूकता, जहाँ पर वन संरक्षण के प्रति समाज में आप जागरूकता फैलाएं। अब बात करते हैं भारत में वन क्षेत्र, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है आपका, 32.87 करोड़ हेक्टेयर। कुल वन क्षेत्र आपका, यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ वन क्षेत्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र ये हो गया और इसमें से कुल वन क्षेत्र है 7.15 करोड़ हेक्टेयर। टोटल इतने में से इतना है वन क्षेत्र। कुल आच्छादन परसेंटेज में कितना है, 21.76%। अत्यधिक वन आच्छादन का कितना है, तो 2.53 करोड़ हेक्टेयर। और इसके अलावा मध्यम वन आच्छादन कितना है, तो 2.62 करोड़ हेक्टेयर। और खुले वन क्षेत्र कितना है, तो 1.94 करोड़ हेक्टेयर। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में पूछा जाता है तो ये वैल्यू भी पूछी जाती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं भी देख लीजिए। जैसे वन क्या है, तो आप कहेंगे वह स्थलीय क्षेत्र जहाँ पेड़ और अन्य वनस्पतियों की सघनता अधिक होती है। वन संसाधन क्या है, वन से प्राप्त सभी उपयोगी उत्पाद जो होते हैं, सेवाएं हैं, जैव विविधता है। वन संरक्षण क्या है, तो वनों की रक्षा करना, संवर्धन और सतत उपयोग की प्रक्रिया। अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के। तो पर्यावरण प्रदूषण में सबसे पहले तो प्रदूषण होता क्या, पॉल्यूशन होता क्या है, तो किसी भी भौतिक, रासायनिक, जैविक तत्व का वातावरण में अवांछित मात्रा में मिल जाना प्रदूषण है। वे पदार्थ होते हैं प्रदूषक जो प्रदूषण फैलाते हैं। तो प्रदूषक जो है यही आपके वो आते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। तो इनके टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है प्राथमिक प्रदूषक और एक होता है द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं, जो सीधे वातावरण में छोड़े जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 है, धूल कण है। और द्वितीयक प्रदूषक वे जो वायुमंडल में रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनते हैं, जैसे O3 है, पैन है, H2SO4 है, ये द्वितीय प्रदूषक में आते हैं। फिर बात करते हैं वायु प्रदूषण को लेकर के। तो वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, वाहन है, कारखाने हैं, थर्मल पावर प्लांट है, धूल है, पराली जलाया जाता है, घरेलू ईंधन है, इन सबसे वायु प्रदूषण फैलता है। प्रमुख प्रदूषक से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर, क्योंकि बारे में तो नॉर्मली ज्यादातर लोगों को पता ही होता है। तो जैसे प्रदूषक में SO2 है, NO2 है, CO है, CO2 है, O3 है, धूल कण है जिसमें PM2.5 है, PM10 है, PV है, CFC है, ये सब प्रदूषक है। प्रभाव क्या होता है, इससे श्वसन रोग हो जाता है, दमा, खांसी, आंखों में जलन, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, फसल उत्पादन में कमी। नियंत्रण कैसे कर सकते हैं आप वायु प्रदूषण का, तो स्वच्छ ईंधन, CNG, LPG का यूज करें, वाहन उत्सर्जन जांच, PUC वगैरह का ध्यान दें, पेड़ लगाएं, उद्योगों में फिल्टर, स्क्रबर लगाएं। तो ये जो है इसके उपाय हो गए। अब बात करते हैं हम जल प्रदूषण को लेकर के। तो प्रमुख स्रोत क्या है जल प्रदूषण के, जैसे घरेलू गंदा जल है, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन है, तेल रिसाव है, प्लास्टिक, पूजा सामग्री है, ये सब बहा दी जाती है ना नदियों में, तो ये सब स्रोत हैं। प्रमुख प्रदूषक क्या है, जैविक पदार्थ हैं, रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं, भारी धातु हैं जैसे Hg, Pb, CD, आपका नाइट्रेट है, फास्फेट है, डिटर्जेंट है। प्रमुख इसका प्रभाव क्या होता है, जल जनित रोग होते हैं, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, डीओ की जो कमी है, जलीय जो आपके जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, यूट्रोफिकेशन है, मिनी माता रोग है, Hg के कारण होता है। तो जितने भी रोग हैं वो इसके प्रभाव में आ जाएंगे। नियंत्रण क्या है, अपशिष्ट जल का आप शोधन करें, औद्योगिक अपशिष्ट का उपचार करें, रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग करें, नालों में जो है वो कूड़ा, प्लास्टिक ये सब ना डालें। फिर आपका आता है मृदा प्रदूषण। तो इसमें स्रोत में क्या है, तो कीटनाशक हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक, खननकार, रेडियोधर्मी पदार्थ। प्रदूषक में DDT, BSC, एल्ड्रिन, डिलेट्रिन, सीसा, पारा, कैडमियम, पॉलीथीन, ये सब मृदा प्रदूषण में आएंगे प्रदूषक में।
प्रभाव क्या होता है? मृदा की उर्वरता में कमी आती है, फसल उत्पादन में कमी आती है, जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, इटाई रोग जो आपने सुन रखा है सीडी के एडमियम के कारण, वो आपका एक प्रभाव में आएगा। नियंत्रण कैसे होता है? जैविक खाद का उपयोग करें, कीटनाशक का सीमित उपयोग करें, अपशिष्ट पदार्थों का सुरक्षित निपटान करें, भूमि संरक्षण, फसल चक्र अपनाएं, ये सारी चीजें। ध्वनि प्रदूषण, तो स्रोत क्या आ जाएंगे? वाहनों का हॉर्न, लाउडस्पीकर, कारखाने, मशीनें, जनरेटर, विमान, रेलगाड़ी, ये सब। प्रभाव क्या है? श्रवण क्षमता में कमी है, तनाव, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, रक्तचाप में वृद्धि, हृदय रोग वगैरह। नियंत्रण के उपाय क्या है? हॉर्न का सीमित उपयोग करें, ध्वनि रोधी यंत्रों का यूज करें, लाउड स्पीकर का नियंत्रित उपयोग करें, शांत क्षेत्र घोषित करें, ये सारी चीजें। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। सुरक्षित स्तर 55 डेसिबल से अधिक हानिकारक होता है। प्रदूषण से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे SO2 और NO2 गैस अम्ल वर्षा का मेन कारण है। CO गैस अपूर्ण दहन जो है उससे बनता है। PM 2.5 व्यास 2.5 माइक्रोन से कम वाले जो सूक्ष्म कण होते हैं वो फेफड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। 2.5 माइक्रोन से जो कम वाले होते हैं। PM 10 जो होता है व्यास यानी 10 माइक्रोन से कम वाले कण। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षय का कारण है। और DDT यानी जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन का कारण है। फिर बात करते हैं वैश्विक पर्यावरण, जिसको हम कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, अब उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पृथ्वी का जो तापमान होता है ना, वो बनाए रखने में सहायक, परंतु अत्यधिक वृद्धि से तापमान बढ़ता है। तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जलवाष्प है, ये सभी आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर ग्रीन हाउस, सूर्य से आने वाली ऊर्जा, ग्रीन हाउस गैसेस, गर्मी ऊर्जा यानी इंफ्रारेड, इस तरीके से देखने को मिलता है। सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? तो CO2 है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये सारी गैसेस से ही क्वेश्चन बनता है। फिर आपका बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। तो जीवाश्म ईंधनों का दहन है, वनों की कटाई है, औद्योगिकीकरण है, वाहनों से निकलने वाला धुआं है, कृषि और अपशिष्ट जलाना है। प्रभाव क्या होता है? तो वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, हिमनदों का पिघलना है, समुद्र तल में वृद्धि है, अत्यधिक मौसम घटनाएं, बाढ़, सूखा, चक्रवात वगैरह, जैव विविधता पर खतरा है। नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं? तो वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग है, ऊर्जा की बचत और प्रदूषण नियंत्रण वगैरह, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप देख कहते नहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ओजोन परत के क्षरण को लेकर के अब बात करते हैं, तो हम कहेंगे कि जो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और आपके हेलोजन आदि गैसेस ओजोन परत को नष्ट करती हैं। और ओजोन छिद्र जो होते हैं वो मुख्यतः अंटार्कटिका के ऊपर देखने को जो है वो मिलता है। मिलता क्या मतलब? हो गया है छिद्र, तो आप इस समय देखेंगे तो वहीं आपको देखने को मिल रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर बात करते हैं, इसी ओजोन परत से संबंधित है। 1987 ओजोन परत की रक्षा के लिए आया था। और विश्व ओजोन दिवस मनाया कब जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो UVB किरणें हानिकारक होती हैं ओजोन परत को लेकर के जब बात करेंगे। और ये ओजोन परत जो है पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके से देखने को मिलती है। और वहीं ओजोन छिद्र में जो ओजोन परत है उसमें जो छिद्र देखा गया वो अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया। फिर बात करते हैं अम्ल वर्षा को लेकर के। तो मुख्य कारण क्या होता है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और आपका NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो गैसों का वायुमंडल में जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करना, यही आपका कहलाता है। SO2 प्लस H2O, H2SO4, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, और SO3 प्लस H2O, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और 2NO2 प्लस H2O, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो यही लास्ट वाले दोनों याद रखते हैं, H2SO4 और HNO3 वाला। पीएच मान बात करें तो सामान्य वर्षा का पीएच वैल्यू 5.6 और अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू 5.6 करके, ये वाला नियर बाई करके, इसीलिए इस तरीके से इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लिखा है, यानी अम्ल वर्षा का जो पीएच मान है वो 5.6 जो है वो उसके कंपैरिजन में ग्रेटर देन वैल्यू होती है। मिट्टी की उर्वरता में प्रभाव क्या होता है? अम्ल वर्षा का मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, वनों फसलों की क्षति होती है, जलाशय में जलीय जीवों की मृत्यु है, इमारत स्मारकों का क्षय होता है, जिसमें सबसे ज्यादा ताजमहल का आपको देखने को एग्जाम्पल मिलता है। नियंत्रण कैसे रखेंगे? तो कम सल्फर ईंधन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रांसटिपेटर हो, और वाहनों में अनलेटेड पेट्रोल हो, प्रदूषण नियंत्रण कानून हो, ये सारी चीजें इसके नियंत्रण के तौर पर आप याद रख सकते हैं। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों का नाम जरूर याद रखिएगा। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का नाम याद रखिएगा। मेन यही दोनों पूछे जाते हैं, सल्फ्यूरस तो बताने समझाने के लिए जो है वहाँ लिखा है। अब बात करते हैं स्मॉग को लेकर के। तो यहाँ पर स्मॉग की जब बात करते हैं तो क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग ये देखने को मिलता है। क्लासिकल स्मॉग ठंडी और आर्द्र जलवायु में होता है, और मुख्य प्रदूषक में SO2, धुआं, कोहरा, धूल कण, ये सब आता है। एग्जाम्पल लंदन स्मॉग का 1952 वाला। वहीं फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है
ये गर्मी और धूप वाले क्षेत्रों में होता है। इसमें प्रदूषक में आपके NOx, VOC, हाइड्रोकार्बन, O3, पैन ये सब आता है। इसमें एग्जाम्पल में लॉस एंजलिस स्मॉग हो जाएगा। फिर आपका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी मैंने बताया था 1987 ओजोन परत को नष्ट होने वाले जो पदार्थ हैं CFC इसके उपयोग को नियंत्रित करता है। रियो अर्थ समिट जो था वो 1992 था पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर वैश्विक चर्चा के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए उसके लिए विकसित देशों पर बाध्यकारी लक्ष्य। पेरिस समझौता 2015 वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का टारगेट इसमें रखा गया था। अब हम बात करते हैं हमारा पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को लेकर के। तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या डिफरेंस होता है इसकी बात अब हम करते हैं। इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना वो आगे हम कराएंगे, अभी तो हम केवल थ्योरी कवर कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवास का पूर्ण संरक्षण है। वन्यजीव अभ्यारण्य जो होते हैं वन्यजीवों की रक्षा करना और उनके अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। और पारिस्थितिक संतुलन जो होता है यानी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करते हैं तो ये आपका पारिस्थितिक संतुलन का संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ प्राकृतिक आवास का भी संरक्षण आ रहा है। यहाँ पर केवल वन्य जीवों की रक्षा और उनके लिए अनुकूल वातावरण देने की बात आ रही है और यहाँ पर आपका पूरे पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान की बात आ रही है। बात करते हैं कानूनी स्थिति तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण 1972 के अधिनियम जो था उसके तहत इसको सुरक्षित रखा गया राष्ट्रीय उद्यान को। वन्यजीव अभ्यारण्य भी यही अधिनियम है 1972 वाला। और बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम के अंतर्गत घोषित क्षेत्र है। मानव गतिविधियां की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। कोई शिकार नहीं कर सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, चराई खेती कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ गतिविधियां अनुमति से हैं जैसे चराई, लकड़ी लेना कुछ हद तक अनुमत है। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 क्षेत्र होते हैं, कोर क्षेत्र होता है, एक बफर क्षेत्र होता है, एक संक्रमण क्षेत्र होता है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या आता है राष्ट्रीय उद्यान में, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभ्यारण्य में जैसे दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य है, चंद्रप्रभा है, किशनपुर है, सोन नदी अभ्यारण्य आदि। बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन, नोकरेक मेघालय में, पंचमढ़ी ये आपके हो गए बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ में रखिएगा। अब बात करते हैं हम हमारा रामसर साइट्स को लेकर। ये जो हमने टाइप बात किया ना ये एरिया के हिसाब से होता है कि जो सबसे बाहरी वाला एरिया उसमें कुछ ज़्यादा छोटे होती हैं, फिर और उसके अंदर वाले में और कम होती हैं, तो उसी के आधार पर कोर, बफर और संक्रमण क्षेत्र बांटा गया है। फिर बात करते हैं रामसर स्थल को लेकर के। तो आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि रामसर कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर में 1971 में हुई थी। आर्द्रभूमि दलदल, झील, तालाब, आर्द्रभूमि, मैंग्रोव आदि इसमें आएंगे। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 2025 तक 85, अब तो 100 क्रॉस कर गई। वैसे करंट अफेयर आपकी इसमें साइंस वाले पोर्शन में नहीं आती। भारत के पहले रामसर स्थल चिल्का झील उड़ीसा में 1981 में था और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1981 में। ये आपके पहले रामसर स्थल के रूप में याद रख सकते हैं, चिल्का झील वाला। तो ये चीज आप बताइएगा कमेंट में कि अब उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हो गए। अब तो बढ़कर के 100 क्रॉस कर गए। वैसे यूपी में कितने हैं और टोटल कितने हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसमें पहले का 2025 तक का डाटा लिखा है। महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस में पर्यावरण दिवस 5 जून है, विश्व वन दिवस 21 मार्च है, अर्थ डे 22 अप्रैल है, जैव विविधता दिवस 22 मई है, जल दिवस 22 मार्च है, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून है, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी है और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर है। तो ये हो गए हमारे सारे दिवस। अब कुछ इससे रिलेटेड सुपर टेट फैक्ट देख लीजिए। जैसे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986। भारत में रामसर स्थल पहली बार शामिल किया गया था 1981, चिल्का झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाला और प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो आया था 1973 में। अब बात कर लेते हैं कुछ और भी पॉइंट कि विश्व वन्यजीव की जो स्थापना है WWF वाला ये कोर्स, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। IUCN की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। पर्यावरण शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। सतत विकास लक्ष्य SDG 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुल इसमें 17 टारगेट रखे गए थे और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व 2025 तक 18 हैं। हिम तेंदुओं के भारत में विश्व विशेष संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड PSL 2009 हो गया। वन महोत्सव की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय
हरित प्राधिकरण अधिकरण की बात करें, ये प्राधिकरण लिखा हुआ है, एनजीटी की स्थापना, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, 2010 में स्थापना हुई थी। ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2014 हो जाएगा और भारत का लक्ष्य 33% है वन आच्छादन फॉरेस्ट कवर को लेकर, और राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1988 में। ये कुछ थे सुपर टेट को लेकर फैक्ट। अब हमारा ये है लास्ट पेज, जिसमें हमारा रह गया है, लास्ट पेज नहीं, सेकंड लास्ट पेज है ना, हाँ सेकंड लास्ट पेज है, जिसमें प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम को लेकर के हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसकी बात करते हैं तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। इसके बाद ये बनाया गया था, पर्यावरण की सुरक्षा की जाए, सुधार की जाए, पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो केंद्र सरकार है उसको व्यापक शक्तियां दी जाए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, वनों को गैर वन कार्यों में उपयोग के लिए केंद्र सरकार की अनुमति वहां पर अनिवार्य की गई थी, वनों की कटाई वगैरह को नियंत्रित किया जाए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाला जो आया था, इसमें वन्य जीवों की सुरक्षा, शिकार पर रोक थी, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य घोषित करने का प्रावधान किया गया था। इसमें समय समय पर संशोधन भी किए गए थे। अंतिम बड़ा संशोधन 2022 में किया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 वाला जो था, इसमें क्या था, इसमें जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग तथा लाभ के न्यायसंगत वितरण के लिए बनाया गया था, और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए का गठन भी इसी में ही हुआ था। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम की बात करें 1981 वाला, तो वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और वायु की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसमें मेन टारगेट रखा गया था। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 वाले की बात करें तो जल प्रदूषण को रोकने, जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए राज्य और केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका पालन सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद आया था खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1989। इसमें खतरनाक अपशिष्टों के सुरक्षित प्रबंधन, संग्रहण, परिवहन, उपचार एवं निपटान के लिए। और फिर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात करते हैं, एनजीटी अधिनियम 2010 वाला, जिसमें पर्यावरण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए एनजीटी का गठन हुआ था, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर बात करते हैं कुछ प्रमुख पर्यावरणीय संस्थान को लेकर के, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको कहते हैं सीपीसीबी, ये जलवायु ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, गुणवत्ता की निगरानी के लिए है। स्थापना 1974 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो सीपीसीबी है, ये देश में प्रदूषण नियंत्रण का शीर्ष निकाय और एसपीसीबी राज्य स्तर पर काम करता है। तो ये पूछा जाता है, तो नाम में ही प्रदूषण है, तो इसका समय याद रख सकते हैं। और इसके बारे में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है, एसपीसीबी, जो कि हमने यहाँ पर जिक्र किया कि राज्य स्तर पर काम करता है, तो ये राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण, निगरानी और पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखता है, और ये प्रत्येक राज्य में स्थापित सीपीसीबी के अधीन काम करता है। वन संरक्षण भारत, अगर इसकी बात करें एफएसआई, तो भारत के वनों का संरक्षण को लेकर के स्थापना 1 जून 1981, मुख्यालय देहरादून में है, उत्तराखंड में है। 1965 में पीआईएसएफआर के नाम से शुरुआत हुई थी और 1981 में एफएसआई इसको बनाया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस की बात करें तो उत्पादों की गुणवत्ता, मानक निर्धारण, मानकीकरण का काम करता है। ये अगर बात करते हैं, ये तो इसी के अंतर्गत टाइम आ गया, ठीक है। अगला भारतीय वन्य जीव संस्थान डब्ल्यूआईआई, तो वन्य जीव अनुसंधान, प्रशिक्षण और संरक्षण संबंधी अध्ययन करना, इसमें स्थापना 1962 और मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड। इसी प्रकार भारतीय जीव सर्वेक्षण, जीव जंतुओं की पहचान, वर्गीकरण, सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए अनुसंधान, 1916, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, तो वानिकी अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करना, स्थापना 1986 और मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, बहुत पूछा जाता है, यूएनईपी वैश्विक पर्यावरण समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख कार्यक्रम है। 1972 में स्थापना, मुख्यालय भी बहुत पूछा जाता है, यूएनईपी का नैरोबी, केन्या में है। यहाँ पे बहुत सारी कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे बीआईएस द्वारा केवल आईएसआई औद्योगिक उत्पादों के लिए, हॉलमार्क, स्वर्ण आभूषणों के लिए जारी किया जाता है। जो बीआईएस होता है वो आईएसआई के लिए, जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए हो दिया जाता है। जो एगमार्क होता है वो कृषि उत्पादों के लिए भारत सरकार के कृषि और किसान जो कल्याण मंत्रालय उसके अंतर्गत दिया जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन डीएमआई द्वारा। उसके बाद बात करते हैं, हमारा यूएनईपी हो गया। उसके बाद बात करते हैं आईयूसीएन, इंटरनेशनल ऑफ यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण मंच, जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए वैश्विक संगठन है, स्थापना 1948 में, और ये इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। और उसके बाद है WWF, जो प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य करने वाला संगठन है, और इसकी स्थापना 1961 में, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और उसके बाद आपका MAB प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर वाला, जो मानव और जैवमंडल के बीच संतुलन, सतत विकास और यूनेस्को का कार्यक्रम है, 1971 में, संरक्षण और विकास में संतुलन को लेकर के है। तो यहाँ पर
जो सुपर टेट कुछ फैक्ट हैं उनकी भी वही चीज़ों के लेकर रिवाइज के तौर पर बताया गया है। एफएसआई की स्थापना 1 जून 1981, आईएसएफआर की हर 2 वर्ष द्विवार्षिक, एनजीटी अधिनियम 2010, यूएनईपी 1972 नैरोबी वाला हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ स्थापना 1961, आईयूसीएन स्थापना 1948, एमएबी प्रोग्राम 1971, सीपीसीबी 1974 और जैव विविधता अधिनियम 2002, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 है। अब हमारा रह गया है लास्ट पेज, जो कि है अलग अलग फैक्ट को लेकर के, पॉइंट को लेकर, जिसमें सबसे पहला है प्रमुख पर्यावरण त्रासदियों में भोपाल गैस त्रासदी। तो ये हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 में भोपाल मध्य प्रदेश में। गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, विश्व की सबसे अधिक भयानक औद्योगिक गैस त्रासदी के रूप में जाना जाता है। फिर है चेरनोबिल परमाणु आपदा। ये हमारा लास्ट पेज है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वीडियो के कमेंट में ही आपको लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और फेसबुक का भी हम अब पोस्ट डाल रहे हैं, तो फेसबुक पर भी जो ना जुड़े हो उसकी भी लिंक मिल जाएगी, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो चेरनोबिल परमाणु उपदा 1986, चेरनोबिल यूक्रेन, यहाँ पर रेडियोधर्मी प्रदूषण हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना हुई थी 1986 में यूक्रेन में, चेरनोबिल स्थान है। वैकल्पिक ऊर्जा बायोफ्यूल की बात करें तो बायोडीजल जेट्रोफा का नाम देखने को मिलता है, रतनजोत और करंज के पौधों से बीजों से प्राप्त होता है। करंज के पौधों से भी बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। डीजल का स्वच्छ और नवीकरणीय विकल्प है। उसके अलावा बायोगैस की बात करें तो मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, CH4, गोबर, जैविक अपशिष्ट आदि से बनता है। स्वच्छ ईंधन के रूप में ये उपयोगी होता है। उसके अलावा 3R सिद्धांत की बात करते हैं तो 3R सिद्धांत होता है रिड्यूस कम उपयोग करना, रीयूज पुनः उपयोग करना और रिसाइकिल पुनः चक्रण करना। बाकी ये जो अभी मैंने आपको सारे मार्क बताए थे, इको मार्क होता है मिट्टी का घड़ा टाइप से, ये पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो उत्पाद होते हैं ना उनके लिए दिया जाता है। और चिन्ह होता है मिट्टी का घड़ा। जो एग मार्क होता है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए होता है, जारी करता कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय DMI। ISI जो होता है इस तरीके से मार्क लगा रहता है BIS के द्वारा, तो औद्योगिक उत्पादों के लिए होता है, जारी करता BIS होता है। और जो हॉलमार्क होता है ये जितने भी स्वर्ण आभूषण होते हैं उनके लिए होता है, इसका भी जारी करता BIS ही होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा ग्लोबल 500 पुरस्कार। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा दिया जाता है। ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च सम्मान है। टाइलर पुरस्कार, ये पर्यावरण के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है, इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार टाइलर पुरस्कार को कहा जाता है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ तथ्य, जैसे एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस है। और राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक है। जट्रोफा या रतनजोत की जो बात की, अब कुछ ये सुपर टेट वाले वन लाइनर फैक्ट है। तो रतनजोत या जट्रोफा बायोडीजल का प्रमुख पौधा है। करंज का पौधा बायोडीजल प्राप्त करने वाला पौधा। बायोगैस का घटक मीथेन है। 3R सिद्धांत बता ही दिया, एगमार्क बता दिया, इकोमार्क, ISI, हॉलमार्क। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है 1986। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपका 1988 में है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व आपका 1989। पश्चिम बंगाल अंतर्राष्ट्रीय जो ओजोन परत संरक्षण दिवस है 16 सितंबर को मनाया जाता है। जहाँ ओजोन परत की रक्षा करने वाली गैस ओजोन है। हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। 22 मार्च विश्व जल दिवस है। और धरती का 1 घंटा मार्च माह के अंतिम शनिवार रात 8:30 से 9:30 ये आपका है। और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए प्रमुख समझौता पेरिस समझौता 2015। और भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण है, फॉरेस्ट और टी कवर दोनों को मिला करके 24.62। और ये FSI 2021 की रिपोर्ट है। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। वैसे इस वाले चैप्टर में पूरा आपका EVS ही जो है वो आपका दिया गया था। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न है आपके लिए, जिसका आंसर आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में। तो ये है वो प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया है आपसे कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986 है। दूसरा कह रहा है भारत वन सर्वेक्षण FSI इसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी। भारत वन सर्वेक्षण की जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है ISFR वाली, वो हर 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है। और चौथा पॉइंट है एग मार्क मानक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, केवल पहला और तीसरा सही है, या फिर पहला और चौथा सही है, या फिर दूसरा और तीसरा सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सही है।
इस तरीके के क्वेश्चन आप देखते हैं जब पेपर का लेवल कठिन बनाया जाता है तब बनते हैं क्वेश्चन। जैसे आरओ आरओ समीक्षा अधिकारी इस तरीके के क्वेश्चन जो है वहाँ बहुत बनते हैं। तो इसीलिए सुपर टेट में भी अगर पेपर का लेवल बढ़ाया जाएगा, इस तरीके के प्रश्नों की भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अपना आंसर कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। कोशिश सभी लोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसी से हमने ये क्वेश्चन जो है वो पूछा है। बाकी कोई और प्रश्न हो तो वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। जितनी चीज़ें हमने यहाँ पर कराई हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगले आने वाले वीडियो में हम आपको कराएंगे। बाकी पेट एग्जाम को लेकर के भी कमेंट में अवश्य बताइएगा कि कौन कौन से लोग आवेदन कर रहे हैं, क्या उसके लिए भी हम चीज़ें आपको ऐसे ही अलग से कराएं। साथ ही वीडियो कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो अभी के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।